जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, एनसीजेसीएम के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक स्टेटमेंट जारी करी है। एक बात उन्होंने कही है। क्या कही है? कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे पूरी, यानी सरकार ने कर्मचारियों की, पेंशनर्स की सभी मांगे पूरी कर दी है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार ने लागू कर दी है, जो कर्मचारियों को, पेंशनर्स को अच्छी लग रही है। अब दोस्तों इसी बयान पर, इसके अगेंस्ट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपना बयान दिया है। ये कह रहे हैं कि जो शिव गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अब दोस्तों इसी पर आगे बात करेंगे कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने और क्या कहा है, और फिर इनके बयान पर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अपना बयान क्या कहा है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, तमिलनाडु एमएलए सैलरी इंक्रीज टू 1.80 लाख। जी हां दोस्तों, एमपी एमएलए, सांसद, नेता जब चाहते हैं उनकी पेंशन सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन पेंशनर्स की, कर्मचारी की 10 साल में पेंशन बढ़ती है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों एक स्टेटमेंट आई है एमपी एमएलए, सांसद, नेताओं की सैलरी के बारे में, किस तरीके से इनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, अभी इनकी कितनी सैलरी है, पहले कितनी थी, सब कुछ इन्होंने जानकारी दी है। तो दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, विकसित भारत 2047, प्रधानमंत्री के 23 प्रमुख कार्य बिंदु, कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जी हां दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी का एक लेटर जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने सभी मंत्रालयों को आदेश दिया है कि किस तरीके से 2047 तक भारत को एक सुदृढ़ देश बनाना है, शक्तिशाली देश बनाना है। अब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में यह सारा काम होगा, यानी बीजेपी सरकार को लगता है कि हम 2047 तक टिकेंगे, हमारी ही सरकार 2047 तक रहेगी। इस वजह से दोस्तों इन्होंने 23 पॉइंट यहां पे जारी करे हैं कि किस तरीके से विभागों को, मंत्रालयों को काम करना है देश को मजबूत बनाने के लिए 2047 तक। अब दोस्तों इसी पर कुछ पॉइंट है जो जारी करे गए हैं। जो भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन, दोस्तों इनके द्वारा गाइडलाइन जारी करी गई है मंत्रालयों को कि किस तरीके से मंत्रालय काम करेंगे। अब कौन कौन से पॉइंट इसमें लिखे गए हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। क्या इन पॉइंट में पेंशनर्स का, कर्मचारियों का भी जिक्र है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है, देश में चीनी के दाम 3 महीने में 40% बढ़े। वजह 25 लाख टन गन्ना एथेनॉल में गया, 10 लाख टन रॉ शुगर आयात होगी, थोक स्टॉक पर भी लिमिट लगेगी। जी हां दोस्तों, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, चीनी के दाम उछाल मार रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन डीएडीआर हमारा बढ़ेगा बहुत ही कम। अब दोस्तों इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से बाकी चीजें लगातार महंगी हो रही हैं। मार्केट में महंगाई ज्यादा है, लेकिन उसका असर हमारे डीएडीआर पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा। इसी पर एक छोटी सी रिपोर्ट आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एक लेटर है सैनिक कल्याण निदेशालय का, बिहार सरकार का, जो लिखा गया है सभी जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों को। अब दोस्तों इसका सब्जेक्ट है 80 वर्ष से अधिक उम्र के वयोवृद्ध सैनिकों, विधवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और पॉलिसी बनाने के संबंध में। जो सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, जो विधवाएं हैं, 80 वर्ष से उनकी ज्यादा उम्र है, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी, 24,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। अब दोस्तों क्या लिखा है इस लेटर में ये मैं आपको समझाऊंगा। क्या आपको भी मिलेंगे 24,000 रुपए अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है? ये पूरा लेटर है, नया लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा आगे। 18 अगस्त 2026 का ये लेटर है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है पेंशनर्स, कर्मचारी वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नई जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सटीक जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियां समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे पूरी, मिश्रा जी कह रहे हैं। केंद्रीय कर्मियों की राष्ट्रीय परिषद के सचिव व ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने यूपीएस में कर्मचारियों की लगभग सभी मांगे पूरी कर दी हैं। यानी ये कह रहे हैं कि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी है, जो बहुत ही अच्छी है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए साथियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी यूपीएस में। अब जो भी कर्मचारी रिटायर होगा उसे 12 महीने के वेतन के आधार पर 50% वेतन और महंगाई भत्ते से राहत मिलेगा। जैसा आपको पता है यूपीएस में डीएडीआर भी इंक्लूड है। 50% एश्योर पेंशन मिलेगी। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस के यूपीएस पर सवाल उठाए जाने पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ही इस नीति को मजबूत बनाया है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वह हमारे इतने ही शुभ चिंतक थे तो उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं। दोनों सरकार की आर्थिक नीतियों ने इसे बढ़ाने का काम किया। अब दोस्तों इनका कहना है कि यूपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। 50% एश्योर पेंशन मिलेगी, साथ ही साथ उसमें डीएडीआर भी मिलेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ शायद ये सटिया गए हैं। सरकार ने अभी तक कोई भी मांग मंजूर नहीं करी है और ये कह रहे हैं कि यूपीएस के साथ साथ कुछ और मांगे भी सरकार ने मंजूर कर दी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की। पहली बात इनको पता होनी चाहिए कि हमें यूपीएस और एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा चाहिए। और जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम हमें मिलेगी नहीं, जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। और ये कह रहे हैं कि सरकार ने यूपीएस को लागू कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी स्कीम है। उसकी खूबियां गिना रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। तो दोस्तों इनका यह बयान सरासर गलत है। हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, ना कि यूपीएस, ना कि एनपीएस। 20 साल से चल रहे आंदोलन का समाधान निकला। शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि नेशनल काउंसिल के साथियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। बहुत अच्छा लगा कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने फोन किया और 20 साल से चल रहे आंदोलन का कोई समाधान निकला। यानी ये मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उनकी वजह से ही कर्मचारियों को, पेंशनर्स को यूपीएस का फायदा मिला। हमने कितनी बार कहा है कि हमें यूपीएस एनपीएस नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। तो दोस्तों इनका जो फेवर होना चाहिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम पर होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि सरकार ने मांग मंजूर कर दी यूपीएस लागू करके। अब दोस्तों इसी बयान पर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने अपना बयान दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं, मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। यानी ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। जाके पाव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। यूपीएस पूरी तरह धोखा है। इसकी मार सबसे ज्यादा छोटी सैलरी वाले उन कर्मचारियों पर पड़ रही है जिनकी सर्विस लेंथ 20 वर्ष से कम है। ये भी दोस्तों यूपीएस को गलत बता रहे हैं। और यूपीएस की सबसे ज्यादा मार उन कर्मचारियों पर पड़ रही है जिनकी सर्विस लेंथ 20 वर्ष से कम है। हजारों कर्मचारियों ने मजबूरन यूपीएस लिया, पर उनको भी आज तक पेंशन मिलनी शुरू नहीं हो पाई। दूसरी बात यह है कि पेंशन नहीं बल्कि ये पे आउट है। यूपीएस एक सही स्कीम नहीं है। सरकार पेंशन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकती है जब वह पे आउट देती है। पेंशन गारंटी होती है, उसके लिए डलहौजी की तरह हड़प नीति अपनाकर कर्मचारियों की जीवन भर की जमा पूंजी छीनी जा रही है सरकार के द्वारा। अगर सरकार को यह कदम उठाना ही था तो 1 अप्रैल 2025 से जितने ओपीएस कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया है तो उनकी भी पेंशन वो बंद करे। सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले छोटे मोटे कर्मचारी नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और वे ही पॉलिसी बनाते हैं। इतना बड़ा अन्याय कोई सरकार कैसे कर सकती है। लाखों लोग अपना हक मांग रहे हैं, हम विकसित भारत बना रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। सड़कों पर कर्मचारी अपने वाजिब हक के लिए आंदोलन कर रहा है। ऐसे कैसे बनेगा मेरा देश विश्व गुरु। सरकारी नौकरियों में देश का एक ऐसा वर्ग अपना भविष्य सुरक्षित करता है जिसका और कोई ठिकाना नहीं। सरकार पेंशन छीनकर सबसे बड़ा अन्याय कर रही है।
यानी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं कर रही है, एनपीएस और यूपीएस में ही सुधार कर रहे हैं। अब दोस्तों इनका कहना है कि जो इनका बयान है शिव गोपाल मिश्रा जी का, ये गलत बयान है। ये सरकार की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस और यूपीएस नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इनके इस बयान के बारे में, जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। सरकार ने अभी तक पूर्व सैनिकों की पेंशनर्स की कोई भी बात नहीं मानी है। सिर्फ एज पे कमीशन सरकार लागू करेगी। अब पता नहीं किस तरीके का सरकार एज पे कमीशन देती है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। वाई दिस डिफरेंस, एमएलए एंड एमपीज कैन रिवाइज देयर सैलरी एंड अलाउंसेस व्हेन नीडेड। कोई भी नेता विधायक जब चाहता है उसकी पेंशन सैलरी बढ़ जाती है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेट नियरली 10 years फॉर ए पे कमीशन। लेकिन कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 10 साल का इंतजार करना पड़ता है अपनी पेंशन सैलरी बढ़ने का। लेकिन नेताओं को, विधायकों को इंतजार नहीं करना पड़ता, जब चाहते हैं उनकी पेंशन सैलरी बढ़ जाती है। द प्रोसेस टेक ईयर्स, देयर इज ऑफन नो इंटरिम रिलीफ। जी हां दोस्तों, 10 साल में सिर्फ एक ही बार पेंशन सैलरी बढ़ती है, उससे पहले कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। एंड इवन आफ्टर रिकमेंडेशन अप्रूवल टेक मोर टाइम। इज दिस फेयर? क्या ये सही है? यानी भेदभाव, सांसदों को, विधायकों को ज्यादा पेंशन पे सैलरी, कभी भी उनकी पे पेंशन सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन कर्मचारियों की, पेंशनर्स की 10 साल में एक बार। तो दोस्तों ऐसा डिफरेंस क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? अब दोस्तों नीचे तमिलनाडु एमएलए सैलरी इंक्रीज के बारे में बताया कि किस तरीके से एमपी एमएलए की सैलरी यहां पे बढ़ती है। 1.80 लाख तक इनकी सैलरी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए करंट, अभी दोस्तों इनकी कितनी सैलरी है एमपी एमएलए की। बेसिक सैलरी है इनकी 30,000, मंथली अलाउंस उसमें मिलता है 10,000 का, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है 25,000 का, पोस्टल अलाउंस इनको दिया जाता है 2500 रुपए का, टेलीफोन अलाउंस इनको मिलता है 7,500 का, कंसोलिडेट अलाउंस इनको मिलता है 5,000 का, व्हीकल अलाउंस इनको मिलता है 25,000 का। नेताओं को, विधायकों को भर भर का अलाउंस भत्ते दिए जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से भत्ते अलाउंस इनको जुड़कर मिलते हैं सैलरी में। अब दोस्तों इनकी टोटल सैलरी है 1,05,000 रुपए, और वो भी पर मंथ, हर एक महीने इतनी सैलरी मिलती है। अब दोस्तों दूसरी तरफ बात करें न्यू बेनिफिट अनाउंस, किस तरीके के न्यू बेनिफिट अनाउंस किए जाते हैं नेताओं के लिए, विधायकों के लिए। बेसिक सैलरी अगर हम माने 30,000 रुपए, मंथली अलाउंस 10,000, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस 25,000, पोस्टल अलाउंस 2500, टेलीफोन अलाउंस 7,500, कंसोलिडेट अलाउंस 5,000, व्हीकल, फ्यूल, ड्राइवर, मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाता है इनको, जिसका कुल खर्चा है 75,000 रुपए, यह भी जुड़ता है। फिर असिस्टेंट अलाउंस जो इनको सहायक मिलता है, उसका भी अलाउंस है 25,000। टोटल अगर देखें तो दोस्तों टोटल यहां पे 1,80,000 रुपए पर मंथ। ये अदर बेनिफिट है जो इंक्लूड किए जाते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए ओवरऑल इंक्रीज हुए 75,000 रुपए पर मंथ। तो दोस्तों इस तरीके से यहां पे इनको बढ़ बढ़कर सब कुछ मिलता है, कर्मचारियों को, पेंशनर्स को ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों ये सही नीति नहीं है। बहुत बड़ा डिफरेंस है पेंशनर्स, कर्मचारियों की सैलरी पेंशन में और नेताओं, विधायकों को दी जाने वाली पेंशन और सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इस गैप को कम करना चाहिए सरकार को। यह भेदभाव, बहुत बड़ा भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। अब आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी का एक लेटर है 29 जुलाई 2026 का। इन्होंने सभी मंत्रालयों को, विभागों को आदेश दिया है कि किस तरीके से भारत को 2047 तक एक सुदृढ़ देश बनाना है, शक्तिशाली देश बनाना है। अब क्या क्या काम करने पड़ेंगे भारत को मजबूत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, तो उसकी गाइडलाइन यहां पे जारी करी है भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी ने। अब दोस्तों यहां पे देखिए विकसित भारत 2047, प्रधानमंत्री के 23 प्रमुख कार्य बिंदु। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री क्या चाह रहे हैं अपने मंत्रालयों से, विभागों से। अब यहां पे देखिए कैबिनेट सचिव ने मंत्रालयों को कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए। जी हां दोस्तों, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये पत्र जारी करके बताया
कि किस तरीके से विभागों को, मंत्रालयों को काम करना है भारत को 2047 तक मजबूत बनाने के लिए। अब दोस्तों कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। ये 22 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के सचिव के साथ हुई बातचीत के संदर्भ में। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इस पर एक मीटिंग भी करी थी भारत सरकार के सेक्रेटरी के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, और भी दोस्तों कुछ अधिकारी गण इसमें शामिल थे। अब दोस्तों इसमें लिखा क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। मेन पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। कुछ 22 से 23 पॉइंट है जिस पर मंत्रालय विभाग काम करेगा 2047 तक भारत को मजबूत बनाने के लिए। और बीजेपी सरकार को लगता है कि 2047 तक हमारी ही सरकार रहेगी, भारत देश हमारे ही हाथ में है, तो हम कुछ भी करेंगे भारत को, देश को मजबूत बनाने के लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव का एक आधिकारिक पत्र है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 23 प्रमुख निर्देशों का ब्यौरा दिया। यानी प्रधानमंत्री जी ने इन 23 पॉइंट्स को बनाया है और वो डिस्ट्रीब्यूट किया है हर एक जगह। विकसित भारत 2047, युवाओं और शिक्षण संस्थानों को जोड़कर इसे जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। यानी युवाओं और शिक्षण संस्थानों का जिक्र है इस प्रोजेक्ट में। स्वदेशी और डिजिटल तकनीक, डेटा सुरक्षा के लिए भारतीय एप्स, एआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करना, एआई को यहां पे बढ़ावा दिया है। शिक्षा, खेल और कौशल विकास, 2036 ओलंपिक के लिए स्कूली स्तर से तैयारी, नशा मुक्ति अभियान, आईटीआई छात्रों के लिए रोजगार व डिग्री के अवसर प्रदान करना। कृषि और उद्योग, जलवायु के अनुसार कृषि पाठ्यक्रम, खेलों में सोलर पैनल, भारी मशीनरी निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाना। 2047 तक ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट करना। प्रशासनिक सुधार, बाहरी कंसल्टेंट पर निर्भरता कम करना, नियमों का सरलीकरण और स्वदेशी व स्वच्छता को प्राथमिकता देना। अब दोस्तों जो ये पूरे 23 पॉइंट हैं, इसमें पेंशनर्स तथा कर्मचारियों का कोई जिक्र नहीं है कि किस तरीके से पेंशनर्स और कर्मचारियों को कुछ दिया जाएगा आगे चलकर। क्या उनके लिए कुछ सुरक्षा नीति अपनाई जाएगी उनकी पेंशन में या फिर सैलरी में, उसका कोई जिक्र नहीं है। किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, औद्योगिकरण करना है, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से बिजनेस स्टार्टअप करना है, किस तरीके से कृषि उद्योग, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी, किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, वो सारी चीजें हैं इसमें। बाकी पेंशनर्स, कर्मचारियों से जुड़ी कोई भी एक चीज इसमें शामिल नहीं है। तो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को सुदृढ़, विकसित, मजबूत देश बनाना। अब दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट में आप जरूर बताएगा। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। देश में खेल संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, फिर माय भारत अभियान पोर्टल का उपयोग, युवाओं में नशीली दवाओं की लत को दूर करना, सब चीजें इसमें दे रखी हैं। लेकिन पेंशनर्स और कर्मचारियों का इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट है जो आप समझ सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। देश में चीनी के दाम 3 महीने में 40% बढ़े। वजह 25 लाख टन गन्ना एथेनॉल में गया। 10 लाख टन रॉ शुगर आयात होगा। थोक स्टॉक पर भी लिमिट लगेगी। जी हाँ दोस्तों, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जो चीनी के दाम हैं वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन उसका असर हमारे डीएडीआर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। एआईसीपीएन के आंकड़ों के अनुसार हमारा डीएडीआर बढ़ेगा सिर्फ 3%। यानी अभी आपको 60% मिल रहा है डीएडीआर आपकी पेंशन में या फिर बेसिक पे में, सैलरी में। अब मिलेगा जुलाई 2026 से 63%, यानी सिर्फ 3% की बढ़ोतरी। तो दोस्तों जिस तरीके से महंगाई यहां पे बढ़ रही है, चीनी के दाम यहां पे बढ़ गए, बाहर मार्केट में और चीजों के दाम बढ़ गए, लेकिन उसका असर हमारे डीएडीआर पे बिल्कुल नहीं है। ये साफ रिपोर्ट यहां पे बताती है। 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना एथेनॉल में गया। चीनी 40% यहां पे महंगी हो गई है। सिर्फ चीनी नहीं, और भी बहुत से चीजें हैं जो महंगी हो गई हैं। देश में चीनी के दाम 3 महीने में 40% बढ़ गए। गुड़ 24%, चावल 16% और मक्के का आटा 11% तक महंगा हुआ। लेकिन इसका असर डीएडीआर पे कुछ भी नहीं है। डीए मात्र बढ़ रहा है सिर्फ 3%। तो दोस्तों आप सारी चीजें देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कह रही है
कि महंगाई के असर को कम करने के लिए हम पेंशनर्स और कर्मचारियों को डीएडीआर दे रहे हैं। 2% बढ़ोतरी, 3% की बढ़ोतरी को सरकार कह रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, उससे महंगाई का असर कम हो रहा है। डीएडीआर सिर्फ 2%, 3% बढ़ने से आजकल होता क्या है? क्या महंगाई का असर कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों सरकार का यहाँ पे गलत बयान है। महंगाई का असर जो है वो डीएडीआर पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। डीएडीआर ज्यादा बढ़ना चाहिए और डीएडीआर बढ़ रहा है सिर्फ 2 से 3%। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। बिहार सरकार सैनिक कल्याण निदेशालय का एक लेटर है 18 अगस्त 2026 का, और ये लेटर जारी करा है सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को, जिसका सब्जेक्ट है 80 वर्ष से अधिक उम्र के वयोवृद्ध सैनिकों विधवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और पॉलिसी बनाने के संबंध में। जी हां दोस्तों, एक लेटर जारी करा है जिसमें पूर्व सैनिकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, 24,000 रुपए दिए जाएंगे। इस लेटर में लिखा क्या है? उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में दिनांक 11 जनवरी 2026 को संपन्न हुई राज्य प्रबंधन समिति की 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सैनिक कल्याण निदेशालय बिहार पटना से निर्गत आदेश सह पठित ज्ञापन 445 दिनांक 18/3/2026 के द्वारा राज्य के 80 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों विधवाओं को वयोवृद्ध सम्मान योजना के अंतर्गत 24,000 रुपए प्रति वर्ष एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। जी हाँ दोस्तों, एक मीटिंग हुई थी बिहार में, राज्य में, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि जिन पूर्व सैनिकों की विधवाओं की उम्र 80 वर्ष से अधिक है तो उनको वयोवृद्ध सम्मान योजना दी जाएगी। और दोस्तों ये हर एक महीने नहीं, साल में दी जाएगी। कितनी? 24,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाएगी हर एक साल, वो भी एक मुश्त। वयोवृद्ध सम्मान योजना से संबंधित आवेदन पत्र दिए जाएंगे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय सैनिक कल्याण निदेशालय में जमा करने की तिथि निर्धारित की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ डेट बताई है जिसमें आवेदन करना होगा ताकि ये राशि आपको मिल पाए। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। इसी महीने की दोस्तों लास्ट डेट है 31 अगस्त 2026। फिर 2027 और आगे वर्षों के लिए 28 फरवरी लास्ट डेट है। फिर सैनिक कल्याण निदेशालय में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम डेट है 15 सितंबर 2026 और 31 मार्च है उक्त वर्ष का आगे के लिए। तो दोस्तों जितनी भी ये कार्यवाही है, ये सब कार्यवाही होगी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के द्वारा। इसके लिए आप सोल्जर बोर्ड से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये लेटर बिहार सरकार की तरफ से है, बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है, एक राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए, विधवाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बिहार से कंसल्ट है। तो जो बिहार में पूर्व सैनिक विधवाएं हैं वो डायरेक्टली अपने सोल्जर बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये लेटर भी आप मेरे से ले सकते हैं, क्या पता आपको भी इसका फायदा मिल जाए जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है। तो दोस्तों कुछ जानकारियां थी, कुछ लेटर थे जो मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नई जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।